Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Indra Vikram and now we are going to discuss the Mongols after Chengiz Khan. पिछले वीडियो में हमने समझ लिया कि चंगेज़ खां जो है कैसे उसने अपनी लाइफ शुरू करी, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और उन्हीं चैलेंजेस ने कैसे एक तेमुजिन बच्चे को चंगेज़ खां बना दिया। एक ऐसा वन ऑफ द फेयरसम मिलिट्री जनरल है ना, वन ऑफ द फेयरसम मिलिट्री कमांडर है ना, दुनिया ने ऐसे बहुत कम लोगों को विटनेस किया है, पृथ्वी में बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं जिनके जाने के बाद भी है ना उनकी नेगेटिव और पॉजिटिव कहानियाँ जो हैं वो अभी प्रिवेलेंट हैं, चल रही हैं। उन्हीं में से चंगेज़ खां भी एक है ना। अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग स्टोरीज़ हैं। कई स्टोरीज़ में वो बहुत एक नेगेटिव है, रोल में विलन की तरह है। मंगोलिया के लोग उसको हीरो की तरह मानते हैं, जबकि इसके इतिहास को यूएसएसआर ने, रशिया ने मिटाने की भी कोशिश की। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। अब इस वीडियो में हमें डिस्कशन करना है चंगेज़ खां की डेथ के बाद। 1227 में जब चंगेज़ खां की डेथ हो रही है तो उसके बाद क्या चेंजेस होंगे, व्हाट टाइप ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस वर देयर। सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन होने वाले हैं उस एम्पायर में जिसको चंगेज़ खां एस्टैब्लिश करके गया है। और आपको याद होगा वो मैंडेट ऑफ गॉड वाला जो विजन था है ना चंगेज़ खां का, यूनिवर्सल रूलर वाला जो विजन था चंगेज़ खां का, उसको उसके सक्सेसर्स जो हैं वो आगे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चंगेज़ खां जब जाएगा तो चंगेज़ खां के बाद उसके जो बेटे हैं है ना, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ही है, एक आउटलुक है जस्ट। उसके बाद उसके ग्रैंडसन्स हैं जो उसके विजन को कंप्लीट करेंगे और एक वास्ट एम्पायर जो है उसको इस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पे। तो ये सारी स्टोरी जो है वो हम शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चंगेज़ खां जिस एम्पायर को इस्टेब्लिश करके गया है ना, तो ये मान के चलो कि यूरोप में उस ज़माने में ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि चंगेज़ खां के वॉर एक्सपीडिशंस जो होते थे, यानी जो उसके जब युद्ध अभियान शुरू हुए तो यूरोप में तो लोगों ने ये मानना शुरू किया, ऐसा एक आउटलुक बना चंगेज़ खां के लिए कि भाई जो ईश्वर का कहर है, रैथ ऑफ द गॉड, ईश्वर का जो प्रकोप है वो चंगेज़ खां के अटैक के रूप में आता है देशों में, है ना। यानी चंगेज़ खां का ये वॉर एक्सपीडिशन का जो शुरुआत है, दैट इज द बिगनिंग ऑफ डे ऑफ जजमेंट, समझ रहे हैं, यानी कयामत के दिन की शुरुआत है। इस तरीके के खतरनाक जो नोशंस हैं, मान्यताएं हैं, वो जुड़ी हुई थी चंगेज़ खां से। तो आप देखो चंगेज़ खां ने जो अपना करियर शुरू किया उसमें वो ख़त्म कहाँ पे कर रहा है, इस छोटे से मंगोलियन जो इलाके हैं है ना, उसको अगर हम यहाँ पे देखें, ये मंगोलिया का जो इलाका है आप देख पा रहे होगे, ठीक है, ये मंगोलिया का इलाका हो गया। यहाँ पर भी छोटी छोटी ट्राइब्स हैं, छोटे छोटे कबीले हैं, क्लैंस हैं, है ना। इन्हीं क्लैंस को यूनाइट करके पहले पूरे मंगोलिया को यूनाइट करना, इसके बाद फिर आप देख रहे हैं चाइनीज़ टेरिटरीज़ की तरफ आगे बढ़ना। चाइनीज़ टेरिटरी के बाद फिर जो है बाकी एरियाज़ पे भी कब्जा करना। तो आप देख रहे हो कि ये आसान चीज़ नहीं थी, ठीक है। ये वो एरियाज़ थे जहाँ पर चंगेज़ खां जो है वो अटैक करेगा, वहाँ तक मूव करेगा, क्लियर है। और आगे जाके चंगेज़ खां का जो एम्पायर है वो स्टैब्लिश हो रहा है। आप देख रहे हो कैस्पियन सी की बाउंड्रीज़ को टच कर रहा है, ठीक है, इधर जो है पैसिफिक ओशन की बाउंड्रीज़ को टच कर रहा है। तो ये वो टोटल एरिया है, द रेड एरिया इज शोइंग, इंडिया के एरिया को एक्सक्लूड करते हैं बिकॉज इट वॉज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द चंगेज़ खां। सो मैप ऑफ चंगेज़ खांस एम्पायर एट हिज डेथ इन 1227। जब चंगेज़ खां की डेथ हो रही है 1227 में, तो उस दौरान चंगेज़ खां कितने बड़े जोग्राफिकल एरिया को ऑक्यूपाई कर चुका है और बाकी उसका विजन जो है वो और बड़े एरिया को, यूरोप तक को कवर करने का है ना। आप देखोगे अभी इस मैप में तो सिर्फ हम उस एम्पायर की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे एक्सपांड होता हुआ ये यूरोप तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं द मंगोल्स आफ्टर चंगेज़ खां। चंगेज़ खान डाइड इन 18th of August 1227। 18 अगस्त 1227 को चंगेज़ खां की डेथ हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद फिर क्या हो रहा है, उसका वो इलाका जहां पर उसने कंट्रोल किया हुआ है, जिस एरिया को उसने कैप्चर किया हुआ है, ठीक है, वो एरिया पैसिफिक ओशन से लेके कहां तक है, कैस्पियन सी तक है। अभी आपने देखा कैस्पियन सी का वो इलाका जहां तक उसकी बाउंड्रीज, रेड बाउंड्रीज जो थी वो टच कर रही थी, ठीक है, रेड बाउंड्रीज जो है
वो टच कर रही थी। वैसे इधर आपके ईस्टर्न पार्ट में, जो आपका ईस्टर्न पार्ट है वहां पर पैसिफिक का जो एरिया है वहां तक जो बाउंड्रीज हैं वो टच कर रही थी। तो कुल मिला के इस स्थिति में चंगेज खां की डेथ होती है। द रीजन फॉर द डेथ इज अननोन, मृत्यु का जो कारण है दैट इज अननोन। अलग अलग बातें की जाती हैं इसमें। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो चाइनीज रिवॉल्ट था, शिशिया लोग जो वहाँ पे थे उनके रिवॉल्ट को कर्ब करने गया था, कुचलने गया था, उस दौरान उसकी डेथ हुई। उसके कुछ समय पहले वो घोड़े से गिर गया था तो उसको कुछ इंजरीज थी जिनकी वजह से उसकी डेथ हुई, ठीक है। और अलग अलग स्टोरीज हैं। सम ऑफ द स्कॉलर्स जो है वो ये कहते हैं कि वो बीमार हो चुका था, ठीक है, उसको कई बीमारियां थी लास्ट में। कुछ लोगों का कहना है कि उसको तीर लगा था। तो दीज आर डिफरेंट स्टोरीज रिलेटेड विद द डेथ ऑफ Genghis Khan, but finally 1227 this is the year when Genghis Khan died, and the reason is unknown, means any official reason is not given here. आपको पहले भी मैंने वीडियोस में ये शेयर किया कि चंगेज खां की जो लाइफ है उसमें ये एक एस्पेक्ट आपको थोड़ा सा चौंकाएगा कि इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करने के बाद, इतना बड़ा चैलेंज फेस करने के बाद, इतने बड़े लेवल पर पहुंचने के बाद भी चंगेज खान वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग द आइडॉल्स और ग्लोरीफाइंग हिमसेल्फ। अपनी मूर्तियां बनाने, अपना गुणगान करने में चंगेज खान की ज़्यादा रुचि नहीं थी। तो चंगेज खान को वास्तविकता में वो एक एक्चुअली दिखता कैसे है, वास्तविक चंगेज खान कैसा दिखता था, इसकी फोटोज इतिहास में अवेलेबल नहीं है। आपको जो फोटोज दिखती हैं, ध्यान रखिएगा, दीज आर नॉट ऑफ द ओरिजिनल चंगेज खान। ये मान्यता है, ठीक है, कि हाँ ऐसा दिखता था चंगेज खान, बट वो ऐसा ही था, एग्जैक्टली ऐसा था। ऐसी उसके ज़माने में कोई पिक्चर नहीं बनी है, कोई मूर्ति, कोई चित्रकारी उसकी नहीं की गई है। उसने किसी को अलाउ ही नहीं किया, ठीक है, कि आप इस तरीके का कोई काम करो। उसके मरने के बाद उसके पहले आइडॉल्स और मूर्तियां जो हैं उसकी आई हैं, यानी जो बनाई गई वो उसकी डेथ के बाद बनाई गई हैं। तो आपको पता है कि जिसने ये चीज़ें अलाउ नहीं की उसने ऑब्वियसली बात है अपनी जानकारी को भी बहुत सीमित रखा, इसलिए लोग जानते नहीं उसके बारे में। तो वैसे ही उसकी डेथ का जो रीजन है दैट इज ऑल्सो अननोन। इवन किस जगह पे चंगेज खान का क्रिमेशन हुआ, जो अंतिम संस्कार हुआ है, दैट इज स्टिल अननोन इवन टू द मंगोलियन गवर्नमेंट, ठीक है। वो जिस पहाड़ी एरिया में जहां पे उसको दफनाया गया है, जहां पे उसकी कब्र होगी, दैट इज नॉट एग्जैक्टली क्लियर कि अच्छा यही वो प्लेस है जहां पर चंगेज खान को दफनाया गया है। ध्यान रखिएगा, दैट इज नॉट क्लियर। सो दीज आर सर्टेन इंटरेस्टिंग थिंग्स रिलेटेड विद चंगेज खान। चंगेज खान की डेथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण या मैं कह दूं कि रोचक जानकारियां हैं। आगे बढ़ते हैं। तो चंगेज खान की जब डेथ हो रही है तो उस जमाने में, उस समय में चंगेज खान ने क्या किया कि अपना जो उत्तराधिकार है, ठीक है, वो उत्तराधिकार डिस्प्यूट ना हो ज्यादा, उसको अवॉइड करने के लिए चंगेज खान ने उत्तराधिकार को बांटा। तो चंगेज खान का परिवार जो है, उसकी फैमिली की अगर हम बात करें तो चंगेज खान चूंकि जिस ट्राइबल सिस्टम को बिलोंग करता था, जिस ट्राइब को बिलोंग करता था, जिस मंगोल ट्राइब को बिलोंग करता था और जिस मंगोलियन कल्चर में पला बढ़ा, वहां पे आपने देखा कि किस तरीके का ट्राइबल कल्चर होता था। पॉलीगैमी प्रचलित थी, बहुविवाह की प्रथा थी, बहुत सारे विवाह किए जाते थे। तो सेम चंगेज खान के साथ भी था। उसकी एक वाइफ के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है, बोरदे, जिसका जिक्र हमने वीडियोज में किया है। और इसके अलावा उसकी और भी कई सारी वाइफ हैं, 14-15 वाइफ्स के जिक्र आपको तो इंटरनेट पे ही मिल जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारी केप्ट वाइफ्स, जिन वुमेन्स को उसने रखा हुआ था, दे वर नॉट ऑफिशियली मैरिड टू चंगेज खान, मतलब आधिकारिक तौर पर विवाह नहीं हुआ था। तो ऐसे कई लोग हैं जिनसे चंगेज खान को ढेर सारे संतानें जो होंगी वो उत्पन्न होंगी। ऑफिशियल जो बोरते से उसके 4 पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ बच्चों का, बेटों का, पुत्रों का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। जोची, चागताई, ओगदेई एंड तालुई। सो दीज वर द 4 सन्स ऑफ चंगेज खान। बड़ा बेटा है उसका, देख रहे हो आप, जोची, चगताई, फिर ओगदेई एंड द तालुई। सो दीज वर द सन्स ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान के पुत्र हैं ये लोग। और अब सक्सेशन जो होगी वो इन्हीं से आगे बढ़ेगी, उत्तराधिकार इन्हीं से आगे बढ़ेगा। कैसे ये लोग रूल करेंगे, किस तरीके का कंसेप्ट होगा, ये चंगेज खान ने अपने जमाने में ही डिसाइड कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कि चंगेज खान ने ये डिसाइड कर दिया था अपने उत्तराधिकारियों के बारे में कि कौन कहां पर कैसे रूल करेगा, कौन मेरी एंसेस्ट्रल गद्दी को, मेरे जो पूर्वजों का क्षेत्र है वो लेगा,
ठीक है, यानी मंगोलिया का एरिया कौन किस एरिया में रहेगा, किस तरीके से गवर्नेंस सिस्टम होगा, हेड वाला सिस्टम होगा या कलेक्टिव रूल करेंगे, किस तरह का सिस्टम होगा, वो सब कुछ प्री डिफाइंड हो गया था। क्लियर है? तो हम उसी को समझना शुरू करते हैं। मंगोलों का जो विस्तार है चंगेज खां के बाद, उसको दो फेजेस में आप बांट सकते हो, द मंगोल्स आफ्टर चंगेज खां। ठीक है, तो मंगोल जो चंगेज खां के बाद हैं, उनकी जो विजय यात्रा है, अब जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया वीडियो के कि चंगेज खां के विजन को फुलफिल किया उनके बेटों और उनके ग्रैंडसन्स ने, पोते ने। ठीक है, जो पोते वगैरह थे, तो उन्होंने जो एक्सपीडिशंस किए, उन्होंने जो वॉर कैंपेन्स किए, युद्ध अभियान किए, वो दो फेजेस में बांटे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पहली फेज जो है फ्रॉम 1236 टू 1242, ये टाइम पीरियड है। उसके बाद जो बाकी सेकेंड फेज आती है फ्रॉम 1255 टू 1300, ठीक है, 1235 से 1300 के आसपास सेकेंड फेज आती है इसमें। तो ये फर्स्ट फेज जो आप पढ़ रहे हो, इस फर्स्ट फेज में जब एक्सपांशन हुआ 1236 के बीच में, 1236 से 1242 के बीच में, तो कौन कौन से इलाकों पे कब्जा किया गया ज्यादातर? इनमें ज्यादातर जो लाभ हुआ, ज्यादातर कैप्चर करने वाले जो इलाके थे, दे वर रशियन स्टेपी, रशिया का जो ग्रासलैंड वाला स्टेपी वाला पोर्शन है वो, ठीक है, बुल्गारिया, केव, पोलैंड एंड हंगरी। सो दीज वर द एरिया which were captured during this period from 1236 to 1242। तो ये 8 साल का जो टाइम पीरियड आप देख रहे हो, ठीक है, इस दौरान क्या हो रहा है? फर्स्ट फेज का एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, देन नाउ कमिंग टू 1255 टू 1300। इसके बाद ये जो टाइम पीरियड है 1255 से 1300 के बीच का, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ऑल चाइना, ठीक है, लगभग 1279 तक चाइना की पूरी जो विजय है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, ध्यान रखिएगा आप। यानी लगभग चाइना का पूरा हिस्सा कवर कर लिया जाएगा। चाइना की शुरुआत जो हो गई थी वो तो अपने चंगेज खां के जमाने में ही हो गई थी। यहां तक इस 1279 तक द होल ऑफ द चाइना वाज ऑक्यूपाइड बाय द मंगोल फोर्सेस अलॉन्ग विद द चाइना के साथ साथ ईरान, इराक और सीरिया के हिस्सों पर भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो ये जो है वो आपको मैंने एक आउटलाइन दे दी कि किस तरीके से एक्सपांशन हुए आफ्टर द डेथ ऑफ द चंगेज खां। ठीक है ना, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये भी हमें देखनी है, ठीक है, कि 1260 आते आते, ठीक है, एक डिक्लाइन भी मिलेगा। ये डिक्लाइन का मतलब क्या है? देखो, चंगेज खां की डेथ के बाद हम एक जो पैटर्न है उसको देखते हैं। पैटर्न क्या है कि चंगेज खां ने यूनाइट किया मंगोल ट्राइब्स को। अब यूनाइट करने के बाद में अपने जो बच्चे हैं, अपने जो बेटे हैं, उनमें अपने एरिया को बांट दिया। तो एक बेटे को तो उसने अपनी एंसेस्ट्रल गद्दी दे दी और बाकी को बाकी एरिया दे दिए। ठीक है, अब एक्सपांशन भी करना था उनको, विस्तार भी करना था। तो यहां पे कहीं ना कहीं एम्बिशन जो है, ठीक है, महत्वाकांक्षा जो है, एम्बिशन जो है वो अराइज हो गई। इसके साथ साथ पॉलिटिकल सक्सेशन जो है, राजनीतिक उत्तराधिकारी वाली जो प्रतिद्वंदिता है, पॉलिटिकल सक्सेशन की जो कंपटीशन है, वो भी आगे बढ़ेगी। अब पॉलिटिकल सक्सेशन का जो कंपटीशन आगे बढ़ेगा, उससे होगा क्या? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। तो अब वही वाली सिचुएशन है कि पहले छोटे छोटे कबीले लड़ रहे थे, अब बड़ा एम्पायर लड़ना शुरू होगा। तो एक शिफ्ट भी देखेंगे हम आफ्टर 1260s, 1260 के दशक के आसपास, द ओरिजिनल इम्पेटस ऑफ द कैंपेन्स कुड नॉट बी सस्टेन्ड इन द वेस्ट। पश्चिम का जो इलाका है, पश्चिम के इलाके में जो विस्तार चलेगा यहाँ पे, वो उतना तीव्र नहीं हो पाएगा, उसका प्रभाव उतना नहीं हो पाएगा। और रीजन उसका क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन। क्योंकि अब क्या होगा? आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से जो उत्तराधिकार है, सक्सेशन है, उसके लिए डिस्प्यूट शुरू होने लग जाएंगे। ठीक है, और चंगेज खां के जो वंशज हैं, यही आपस में अलायंस बना के, क्योंकि इतने सारे तो वंशज छोड़ के गया है, ठीक है, 4 बेटे हैं एक वाइफ से, ऐसी बहुत सारी वाइफ हैं, उनके भी बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, फिर उन बेटों के बेटे हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी लीनिएज क्रिएट हो रही है, बहुत बड़ी परंपरा क्रिएट हो रही है। तो जिन 4 लोगों में एक्चुअल एरिया बट गया वो तो ठीक है, लेकिन बाकी भी कहीं ना कहीं ब्लड में तो रिलेटेड है चंगेज खां से। तो यहां पे शुरुआत में पहले जो मेन लोग हैं वही आपस में डिस्प्यूट में कहीं ना कहीं दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आपस में अलायंस बनाना शुरू कर देंगे जो लोग।
यानी संगठन या गठबंधन बनाना शुरू कर देंगे। और इस गठबंधन में होगा क्या कि एक या दो लोग मिल गए और दो दूसरे के अगेंस्ट हो गए, तीसरे के अगेंस्ट हो गए। तो ये सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगी कि उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो जाएगा और इस उत्तराधिकार के संघर्ष की वजह से इनका जो इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो कम होगी। ऑब्वियसली बात है, डिसीजन मेकिंग हैम्पर होगी, कैंपेन्स हैम्पर होंगे, जिसकी वजह से जो पश्चिम में इनके युद्ध अभियान चल रहे थे वो प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जूची एंड ओगदेई। ओगदेई तो बेचारा क्या है, एक्चुअल सक्सेसर बनने वाला। एक्चुअल सक्सेसर का मतलब है कि इसको तो अपॉइंट करके जाने वाला है चंगेज खां। अभी हम देखते हैं जस्ट। तो बड़ा भाई जो था जोची एंड ओगदेई, दे वर मार्जिनलाइज्ड बाय टोलुइद ब्रांच। तो जो सबसे छोटा बेटा था उसकी जो लीनियज चल रही थी, उसकी जो वंश पराचरण चल रही थी, उसकी जो शाखा थी, उसने इन दोनों लोगों को मार्जिनलाइज करना शुरू कर दिया। इन लोगों को आप कह सकते हैं इग्नोर करना शुरू कर दिया, इनको हाशिए पे रख दिया, इनकी बातें नहीं मान रहे हैं, इनकी लीडरशिप को वैसे जो चाहिए जिस लेवल पे उनको नहीं इंटरटेन कर रहे हैं। और यहाँ पे आप नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा आपको। तोलुइद का जो बेटा है आगे जाके मोंके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे जाके इस मंगोल पॉलिटिक्स में। तो ये इंटरनल स्ट्राइफ देखने को मिल रही है आपको, आंतरिक रूप से एक झड़प जो हो रही है मंगोल परिवार में या चंगेज खां के परिवार में, वो देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलो, तो ये हमने ओवरऑल देख लिया। अब हम चलते हैं एक सीरीज के हिसाब से, एक सिक्वेंशियल हिसाब से घटनाक्रम में। तो चंगेज खां की जब डेथ हो रही थी तो चंगेज खां ने अपने डेथ के पहले ही सारी चीजों को बता दिया, प्री डिफाइन कर दिया। तो उसने क्या किया कि उसका जो तीसरा बेटा था ओगदेई, ठीक है, उसको उसने अपना सक्सेसर या उत्तराधिकारी अपॉइंट किया। ठीक है, उसको उसने अपना उत्तराधिकारी या सक्सेसर अपॉइंट किया। ये इसका तीसरा बेटा था। ठीक है, इन 1229 फॉर्मली इलेक्टेड क्वेरलताई। बाद में 1229 में, क्योंकि जब इसको अपॉइंट किया गया था तो एट अ टाइम तुरंत ही वो उस एंसेस्ट्रल गद्दी पर, उत्तराधिकार की गद्दी पर नहीं बैठेगा। कुछ समय रेजेंसी पीरियड था। ठीक है, तो हेल्प किया इसको लोगों ने रूल करने में। 1229 में चंगेज खां की डेथ के 2 साल बाद जो क्वेरलताई है, आपको बहुत अच्छे से पता है ये क्या है। इट वाज द असेंबली ऑफ द मंगोल चीफ्स। मंगोल जो प्रमुख लोग होते थे, सरदार होते थे, मंगोल सरदार, ये बहुत पुरानी परंपरा थी मंगोलों में। इवन जो मंगोलिया की ट्राइब्स थी उस जमाने में, उनमें सब में ये परंपरा होती थी कि उनका एक असेंबली होता था, एक मीटिंग प्लेस होता था जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे। तो चंगेज खां को भी आपको याद होगा कि 1206 में जो इंपॉर्टेंट क्वेरलताई होगा, इसमें चंगेज खां का टाइटल दिया गया था। तेमुजिन से चंगेज खां बना था वो 1206 में, है ना, जब यूनिवर्सल रूलर, ओशनिक रूलर, इस तरीके के खान, इस तरीके के खिताब जो है, इस तरह के टाइटल्स जो है वो दिए गए थे। तो 1229, सो फ्रॉम 1227 टू 1241 जितने भी विस्तार होंगे वो सारे किसके निर्देशन में होंगे? ओगदेई खां के नेतृत्व में होंगे। ठीक है, ही बिकेम द ग्रेट खान। ठीक है, ही बिकेम द ग्रेट खान, या मैं कह दूं अगला जो इंपॉर्टेंट सक्सेसर है, अगला जो इंपॉर्टेंट पर्सन है चंगेज खां के बाद पूरे मंगोल में, वो बन गया ओगदेई खां। तो 1227 से लेके 1241 तक, फ्रॉम 1227 टू 1241 एक्सपेंशंस टुक प्लेस अंडर ओगदेई। ठीक है, डिस्पाइट मिलिट्री सक्सेस स्ट्राइफ कंटिन्यूड। अब विस्तार जब चल रहा है, इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं मिलिट्री सक्सेस मिल रही है, इनको सफलता तो मिल रही है, लेकिन सफलता के साथ साथ वो जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, वो प्रॉब्लम्स अब आगे इंटरनली इसको वीक करना शुरू कर देंगी। ठीक है, मंगोल समाज को या सम्राट को कहीं ना कहीं वीक कर रही हैं, या मैं कह दूं कि पूरी पॉलिटिक्स जो है मंगोल्स की, उसको वीक कर रही हैं। ठीक है ना। स्ट्राइफ कंटिन्यूड विद द मंगोल रैंक, क्योंकि देखो सिर्फ मंगोल ही नहीं, इसके पहले भी आपने देखा जो सेंट्रल इस्लामिक लैंड वाला चैप्टर था, सेंट्रल इस्लामिक लैंड वाले चैप्टर में भी आपने यही देखा था कि जब तक पावरफुल खलीफा थे तब तक ठीक था, लेकिन जैसे जैसे कमज़ोर होते गए, ये बाकी सुल्तानों के साथ भी यही हुआ। जब सुल्तान पावरफुल है कोई तो ठीक है, अदरवाइज इसके पहले आपने क्या नाम है, द एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स में भी देखा। तो ये एक पैटर्न है भाई। ठीक है, कि जब तक एक पावरफुल लीडर है, सेंट्रलाइज है सब कुछ, तब तक ठीक है, अदरवाइज उसके बाद जब एक्सपेंशन हो गया
तो अब ऑब्वियसली बात है ऑपुलेंसेस के लिए, ऐश्वर्य के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए, पावर के लिए तो सब कोई लड़ ही रहा था, मर ही रहा था यहाँ पे, तो एंजॉय तो करना ही चाहेगा। तो यहाँ पे वही चीज देखने को मिल रही थी। डिसेंडेंट्स ऑफ जोची एंड ओगदेई अलाइड टू कंट्रोल द ऑफिस ऑफ द ग्रेट खान। आगे जाके वही हमने जो देखा था कि जोची और ओगदेई के जो वंशज हैं, ठीक है, जब तक ये रहेगा तब तक तो ठीक है, 1227 से 41 तक एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होगी क्योंकि इनके जो वंशज हैं इन लोगों ने आपस में एक अलायंस बना ली, गठबंधन बना लिया, और अब बाकी के दो भाई हैं, बाकी की जो दो ब्रांचेस चल रही हैं उनको एक एक को मार्जिनलाइज करना शुरू कर देंगे। तो इनका जो अलायंस है वो बाकी लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करेगा। जब कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करेगा तो ऑब्वियस ही बात है अपने अपने मन की किए जा रहे हैं। जब अपने अपने मन की किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे, एराइज होगा कि अब मान लो कैंपेन करना है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, अब किसी एक पर्सन का इंटरेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, दूसरे का नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, या चारों ब्रांचेस का नॉर्थ वेस्ट में ही इंटरेस्ट है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपस में लड़ेंगे पहले कि भाई हम नॉर्थ वेस्ट में कब्जा कर लें या हम कर लें। चारों ब्रांचेस उस पर्टिकुलर एरिया में कब्जा करना चाहेंगे तो पहले इनके बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफिसेस के लिए, इंपॉर्टेंट ऑफिस का मतलब ग्रेट खान का जो ऑफिस है उसके लिए दो ब्रांचेस जो हैं उन्होंने अलायंसेस बना ली, उन्होंने संगठन बना लिया, या मैं कह दूं उन्होंने गठबंधन बना लिया, और बाकी के जो ब्रांचेस हैं उनके साथ में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए। दीज इंटरेस्ट वर मोर इंपॉर्टेंट देन द परस्यूट ऑफ कैंपेन्स। ये देखो, यानी कि आपस में उनके जो ये वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उनके जो निजी पर्सनल हित थे, वो उनके यूरोपियन कैंपेन या यूरोपियन अभियानों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो ये तो बहुत कॉमन चीज है। तो हम एक जिस लाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं वो लाइन आपको रिफ्लेक्ट हो गई होगी। हम जिस लाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं वो लाइन अब ये दिखा रही है आपको कि कैसे मंगोल्स धीरे धीरे विस्तार के साथ भी बढ़ेंगे आगे और अपने डिक्लाइन का भी रास्ता निकालेंगे आगे। यानी अब ये एक तरीके से अपने पीक पे भी जा रहा है और पीक के साथ साथ अपने डिक्लाइन की तरफ भी जा रहा है। पीक कैसे, एक्सपांशन, डिक्लाइन कैसे, इंटरनल स्ट्राइफ्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आंतरिक जो है वो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और विस्तार भी होता जा रहा है। तो विस्तार तो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इतने सारे लोग हैं, थोड़े थोड़े मात्रा में भी विस्तार कर रहे हैं तो हो जा रहा है, लेकिन झगड़े भी बढ़ रहे हैं। तो इनके जो निजी हित थे उस जमाने में, वो निजी हित इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि इन्होंने जो यूरोपियन कैंपेन्स वगैरह थे, इन यूरोपियन कैंपेन से, अभियानों में भी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया। विद द एक्सेशन ऑफ मोंके, अ डिसेंडेंट ऑफ टोलोइड। मैंने कहा था कि जो छोटा बेटा है, ठीक है, द यंगेस्ट सन ऑफ द चंगेज खान, उसका जो पुत्र है आगे जाके मोंगे, ठीक है, ही स्टार्टेड क्लेमिंग द अथॉरिटी। तो क्या होगा, जैसे जब ये राजा बनेगा मोंके या ये एसेशन में आएगा, ठीक है, तो कैंपेन्स वर स्टार्टेड इन ईरान। 1250 के आसपास इसने ईरान की तरफ विस्तार करना शुरू किया। अब इसका इंटरेस्ट किधर जा रहा है, ईरान की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ईरान पे अटैक किया, ईरान का एरिया कैप्चर करेगा। फिर इसका इंटरेस्ट किधर गया, चाइना की तरफ गया। Toluyid interest in the conquest of China increases around 1260s। यहां से अटैक करने के बाद इसका जो रुझान है, इसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा किधर की तरफ, चाइनीज लोगों की तरफ बढ़ा, चाइना की तरफ ये अटैक करना शुरू करेगा। एंड फोर्सेज एंड सप्लाईज वर इंक्रीजिंगली डाइवर्टेड। तो चाइना की तरफ अटैक करने के लिए इसने जो भी अपनी आर्मीज हैं और उनकी सप्लाईज हैं, उन सबको, आपूर्तियों को इसने डाइवर्ट कर दिया, चाइना की तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। मेन होमलैंड की तरफ, जो मेन टेरिटरी है जिसको कंट्रोल करके रखना है, उसकी तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। अब जब चाइना की तरफ अपनी सारी पावर और कैपेसिटी, रिसोर्सेज को आप डाइवर्ट करोगे तो क्या होगा, जहां जरूरी है, जहां कमजोर है आपकी पकड़, वहां पर अब आपके सैनिक कम हो जाएंगे, ऑब्वियस बात है। सो एज अ रिजल्ट मंगोल्स फील्डेड अ स्मॉल अंडर स्टाफ फोर्सेस अगेंस्ट द इजिप्टियन मिलिट्री। तो जो मिस्र का क्षेत्र था, इजिप्ट का एरिया था जिसको इन्होंने कब्जा करना था, तो वहां पर कब्जा करके रखना था, तो वहां पर इन्होंने अपनी पकड़ को ढीला कर दिया, ठीक है, वहां पे कम आर्मी पर्सनल्स को अपॉइंट किया। रिजल्ट ये हुआ, देयर डिफीट एंड द इंक्रीजिंग प्रीऑक्यूपेशन विद चाइना ऑफ तोलिद फैमिली मार्क द एंड ऑफ वेस्टर्न एक्सपेंशन। पश्चिम की तरफ जो विस्तार है, पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ जो एक्सपांशन है मंगोल आर्मीज का या मंगोल्स का, वो कॉम्प्रोमाइज हो गया।
ठीक है, उससे समझौता कर लिया। समझौता क्यों कर लिया? क्योंकि एक तो हार गए लोग, इजिप्ट के साथ में डिफीट हो गई इनकी, है ना, पराजय हो गई, और साथ साथ अब चाइना की तरफ भी इंटरेस्ट इनका बढ़ रहा है, चाइना की तरफ ज़्यादा ऑक्यूपेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ से इनके जो वेस्टर्न कैंपेन्स हैं वो धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ हो गए क्या, लगभग खत्म हो जाएंगे। होपफुली आपको ये जो एरिया है, इतना जितना आपने पढ़ा, ये समझ में आ गया। अब देखो, ये सिर्फ एक आउटलाइन था इसके बाद का, किसके, चंगेज़ खां की डेथ के बाद का। अभी इसी में चंगेज़ खां की आफ्टर डेथ में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसके जो बाकी 4 बच्चे हैं उन्होंने सोशल और पॉलिटिकल सेटअप एस्टैब्लिश किया। क्लियर है? तो ये सिर्फ एक आपको आइडिया देना था कि किस तरीके से डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ, उस डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत में क्या क्या प्रोसेसेस हुई, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।